गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस के चलते अब हमने सब क्लासेस जो है ऑनलाइन लेनी है। तो ये एक फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं चाहती हूँ कि जब आप एडमिशन लो 9th में या 11th में इस सब्जेक्ट में, तो आप लोगों की माइंड में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं इस सब्जेक्ट को लेके कि क्या ये सब्जेक्ट है, किस बारे में है, क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैंने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, जो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि हमने क्या स्टडी करना है या इस सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है। क्लियर है? सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट है, हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है ये हम एक प्रोजेक्ट में पढ़ रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है NSQF। अगर आप स्क्रीन पे देख पाएं तो NSQF हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो मेन फंडा है वो यही है, करियर ग्रोथ। हमने जो बच्चे सिलेक्ट करने हैं इस सब्जेक्ट में, हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम उनको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करा सकें। मतलब जो सब्जेक्ट आप लोग जो पढ़ोगे वो एक कोर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। कोर्स के अंदर आप उसको पढ़ रहे हो और फिर पढ़ने के बाद आप एक जॉब अचीव करते हो अपने लेवल पे। ठीक है, आप लोगों को इनकम सोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमने, गवर्नमेंट ने ये जो सब्जेक्ट है वो लॉन्च किया है अंडर NSQF प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो NSQF है जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो। और ये सिर्फ एक स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि कम से कम 10 या 12 स्टेट में चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। और बहुत ही अच्छा आउटकम आ रहा है। 2013 और 14 में ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई ऐड हुई हैं, बहुत सारे लेवल ऐड हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। तो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट नहीं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे 30+ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल्स में ऐड हुए हैं। और ये उन्हीं स्कूलों में पढ़ाया जाता है जिसमें 9th-10th हो या फिर 11th-12th तक का स्कूल हो। ठीक है, हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं ताकि उनका, क्योंकि उनका मेंटल लेवल जो है उस तरह का हो जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एज के साथ और क्लास स्टैंडर्ड के साथ, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। क्लियर है? तो जो मेन प्लेटफॉर्म है वो NSQF है। उसके बाद आते हैं स्किल इंडिया। ठीक है, कौशल भारत एंड कुशल भारत, उसके अंडर ही हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो आता है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल में। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल में। हमने जो स्टडी करनी है वो हेल्थ केयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन की क्या वैल्यू है, क्यों आप लोग को पढ़ना चाहिए ये स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो ये सब्जेक्ट है वो स्किल सब्जेक्ट है। स्किल का मतलब होता है कि आप में किसी एक्स्ट्रा चीज की क्षमता पैदा कर देना, किसी स्किल को ऐड कर देना। जैसे आप लोग स्टडी तो कर ही रहे हो, आपको देखो सारे सब्जेक्ट आपको पता होता है, हिंदी आपको पता है, इंग्लिश आपको पता है, मैथ्स आप पढ़ते हो, सोशल स्टडीज आप पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, साइंस में आपको बहुत सारी चीजें, लाइक वो भी एक तरह का आपका स्किल ही आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोसीजर सब्जेक्ट है, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडी, ये स्टडी से थोड़ा हटके टेक्निकल चीजें आपके अंदर ऐड करनी है, जिसमें ज्यादा आपको प्रोसीजर ही करना है, प्रैक्टिकल ही पढ़ना है। ठीक है, अपने माइंड को इस तरह से आपने सेट कर देना है कि लाइक आप कुछ एक्स्ट्रा हट के कर सकते हो स्टडी से। ठीक है, उसको स्किल सब्जेक्ट भी कह सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कह सकते हो और वोकेशनल सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, वोकेशनल का मतलब होता है जो आपको आगे जाके जो आपके लिए इनकम सोर्स बने। ठीक है, उसमें हमने आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी है, ऑल्सो कॉल्ड करियर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका आगे आपको इनकम सोर्स के लिए रेडी होना है और आपका करियर भी बन सकता है उसमें। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू जॉब में रहते हो तो prepares learners for jobs that are based in manual or practical activities।
आपको हमने जॉब के लिए रेडी करना है। सिर्फ यही नहीं कि हमने आपको पढ़ा दिया सब्जेक्ट और बात खत्म हो गई। सब्जेक्ट को थ्योरी पार्ट भी हमने पढ़ाना है, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग आपको सिखाएंगे किस तरह के प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो फील्ड में जाके, इंडस्ट्री में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, और जॉब्स के लिए भी आपको रेडी करना है। लाइक इंटरव्यूज के लिए किस तरह से आपने इंटरव्यू फेस करना है, फिर जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, है ना, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जब आप एज अ एम्प्लॉयर जाओगे, सॉरी एज ए एम्प्लॉय जाओगे काम के लिए। क्लियर? तो ये सब चीजें हम आपके अंदर ऐड करेंगे। आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है, ट्रेडिशनली नॉन एकेडमिक एंड टोटली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ट्रेड। स्पेसिफिक ट्रेड क्या है कि जैसे हमारे स्कूल में 2 ट्रेड है, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड पीसी, पेशेंट केयर असिस्टेंट, जो कि हेल्थ केयर का पार्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, specific trade, occupation or vocation. Hence the term in which the learner participates, it is sometimes referred to as technical education, as the learner directly develops expertise in a particular group of techniques of technology. Clear? आपको particular group मतलब एक ही तरह की स्किल में हमने आपको ट्रेन करना है। अगर आप हेल्थ केयर सब्जेक्ट चूज करते हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको बताऊंगी, अगर आप पीसीए सब्जेक्ट को चूज करते हो, हेल्थ केयर सब्जेक्ट को चूज करते हो, तो आप सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने के लायक बन जाओगे। ठीक है, हॉस्पिटल में जो आपको काम सीखना है, कैसे काम करना है, किस तरह का आपका काम होना चाहिए, उसके बारे में ही हमने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। जो भी आपका जॉब रोल है, जिस तरह का आपको काम करना है, उसके लिए हम आपको 80 और 90% जो है आपको ट्रेन करके भेजेंगे, और जो 10 और 20% में आपको नहीं हम कर पा रहे, वो इसलिए कि हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम ट्रेनिंग का ना मिले हॉस्पिटल में करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप लाइफ स्किल ना देख पाओ। ठीक है, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे, क्योंकि बहुत कुछ सीख के आप जाओगे, तो जब आप जॉब में जाओगे तो आप 100% ट्रेंड हो जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कौन कौन सी क्लास में आप जो है सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे 9th क्लास सब्जेक्ट आप ले सकते हो 9th क्लास में, या फिर आप 11th क्लास में। अगर आप 9th क्लास से सब्जेक्ट लेते हो तो आप लेवल 1 में आ जाते हो। ठीक है, क्योंकि 9 से पहले सब्जेक्ट नहीं ले सकते आप 9th क्लास में ही सब्जेक्ट ले सकते हो। तो 9th क्लास में आप लेवल 1 में आते हो। 9th क्लास में आप जो सब्जेक्ट लोगे उसका नाम है हेल्थ केयर और पीसीए। ठीक है, पीसीए भी कह सकते हैं, पीसीए की फुल फॉर्म है पेशेंट केयर असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपका जॉब रोल होगा, जो कोर्स का नेम है, जो हमने आपको कोर्स कराना है, होम हेल्थ एड। ठीक है, हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट होते हैं, जो नर्सेस के नीचे काम करते हैं, ठीक है, उनको हम होम हेल्थ एड कह देते हैं। जो ये जॉब रोल प्रोवाइड कराया हुआ है, वो अभी रिसेंट नया लॉन्च हुआ है जॉब रोल जो है। लेकिन ये जितना भी जो भी आपका जॉब रोल है, जो भी आपका कोर्स का जो नाम है, वो एज अ असिस्टेंट आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अगर आप 9th में सब्जेक्ट लेते हो और आप 10th में सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हो, आप लेवल 2 में आ जाते हो, और लेवल 2 तक आपका ये सब्जेक्ट होम हेल्थ एड ही रहता है, आपका जॉब रोल। सॉरी, 10th के बाद हो सकता है आपने स्कूल चेंज कर लिया, या हो सकता है कि आपने स्टडी छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट ही छोड़ दिया है। तो 2 साल जो आपने 9th और 10th में आपने पीसीए लिया है, तो आपको जो आपका जॉब रोल है होम हेल्थ एड का, हम आपको सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेशन हम लोग आपको देंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है सर्टिफाइड कोर्स है। इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अगर आप 11th में एडमिशन लेते हो सेम स्कूल में, या फिर दूसरे किसी स्कूल में ले रहे हो और वहां पे भी पीसीए है, तो आप जो 3rd लेवल में आ जाते हो, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपकी पोस्ट हो जाती है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, वार्ड बॉय की पोस्ट हो जाती है। ठीक है, और 12th क्लास में अगर आप कंटिन्यू करते हो तो सेम आपका जॉब रोल रहता है। तो इस जॉब रोल के बाद हम 12th क्लास के बाद आप लोगों को प्लेसमेंट भी करवाते हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो 9th से 12th तक है, लेकिन आप 10th के बाद भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन 9th और 10th के लिए आपके पास अलग जॉब रोल होगा। ठीक है,
अगर 11th में सब्जेक्ट लेते हो, 11th और 12th में आपके पास अलग जॉब रोल होगा। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 9th 10th के बाद स्कूल नहीं जाते हैं, या वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उनको नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चों की लास्ट ईयर्स में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए सब्जेक्ट 11th में अलग से लॉन्च हुआ है और 9th में अलग से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 9th 10th दो लेवल में स्टडी करते हो इस सब्जेक्ट को, तो आपका जो जॉब रोल है, जो कोर्स का नाम है, वो होम हेल्थ एड रहेगा। अगर आप 11th 12th में सब्जेक्ट को स्टडी करते हो लेवल 3 और 4 में, तो आपका जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो है वो आपका जॉब रोल रहेगा। कोर्स रिक्वायरमेंट्स, मेजर रिक्वायरमेंट यही है कि द लर्नर शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। देखो, आप लोग साइंस पढ़ते हो, फर्स्ट लेके आप 8 तक साइंस पढ़ के आए हो, तो जो साइंस आपको पता होनी चाहिए वो है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शरीर कैसा होता है, शरीर के अंदर क्या चीजें हैं, है ना, कौन से पार्ट्स हैं शरीर के जो शरीर को बनाते हैं, शरीर किस तरह से बनता है और किस तरह से वो काम करता है। ये जो बेसिक चीजें हैं बॉडी के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कोर्स में आ रहे हो। क्योंकि आपने तो पेशेंट्स के ऊपर काम करना है, आपने तो पेशेंट्स को हैंडल करना है, तो आप तभी उनको हैंडल कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा कि उनको किन किन तरह की बीमारी है, किस किस तरह की उनको सिम्टम्स हैं, कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, तभी आपको पता लगेगा। अगर आपको पेशेंट या ह्यूमन की, इंसान की बॉडी के बारे में, उसकी बॉडी के कामों के बारे में पता होगा तो। नेक्स्ट इज कोर्स टाइटल एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव। टाइटल, अगर आप 9th 10th में सब्जेक्ट को लेते हो तो आपका टाइटल रहता है हेल्थ केयर एंड होम हेल्थ एड। ठीक है, एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या आपकी ड्यूटी रहती है जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो। द फर्स्ट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पेशेंट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है कि वार्तालाप, बातचीत करने का तरीका आपके अंदर, इतने अच्छे एटिकेट्स और इतनी इतनी बढ़िया क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप पेशेंट से बात करो ना, तो सबसे मेजर पार्ट क्या होता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो या हॉस्पिटल में आप काम करते हो, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, वो पेशेंट डरा होता है, डिप्रेस होता है, स्ट्रेस में होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए, है ना, पता नहीं स्टाफ कैसा होगा, मेरे को दर्द तो नहीं करेंगे, मेरे को पेन तो नहीं करेंगे, मेरे को तंग तो नहीं करेंगे, है ना। तो आपका जो बात करने का तरीका है पेशेंट के साथ, वो ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट जो है ना, लाइक रिलैक्स हो जाए, फिर वो अपनी जो लाइफ है या अपनी प्रॉब्लम वो आपके ऊपर छोड़ दे। ठीक है ना, उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि मैं ऐसी जगह आया हूँ कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं इन लोगों पे, मुझे यकीन ही नहीं कि पता नहीं मेरा क्या करेंगे। ठीक है, बात करने का जो तरीका है पेशेंट का, हमने ऐसी बात नहीं करनी है, नहीं बता तो ना बताए, अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हो, है ना, तो वो आपको आंसर नहीं देना चाहता, हो सकता है पेशेंट रोने लग जाए, हो सकता है पेशेंट गुस्से में आ जाए, है ना, हो सकता है पेशेंट को इतनी दर्द हो कि वो खुद से बात ना करने के काबिल हो, तो आप उसके रिलेटिव से या उसके फ्रेंड जो भी उसको लेके आया है उससे आप बात कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इफेक्टिव होना चाहिए तरीका, जो आपका बात करने का जो वे है ना, वो अच्छा होना चाहिए। Next is identify and control hazards in the workplace that pose a danger or threat to their safety or health or that of others. See, identify and control hazards का मतलब क्या है? Identify मतलब पता करना, देखना आसपास, जहाँ पे पेशेंट एडमिट है, वार्ड में, आईसीयू में, सीसीयू में, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हॉस्पिटल में कहीं पे भी पेशेंट एडमिट होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में वो एडमिट होता है, तो आपने ये देखना है कि चेक कर लेना है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं पेशेंट को। ठीक है, कोई मान लो सपोज पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, कोमा में है, या फिर जागा नहीं हुआ है, सोया हुआ है, तो उसके बेड के आसपास ये ना कि वो गिर ना जाए, इस तरह से जो उसकी सेफ्टी है वो आपने बना के रखनी है। जैसे फ्लोर है, फ्लोर साफ रखना है, ठीक है, जो क्लीन हाउस कीपिंग है वो मेंटेन रखनी है, मतलब कि झाड़ू पोछा वगैरह होना चाहिए, वहां पे पानी ना गिरा हो कि पेशेंट उठ के वॉशरूम के लिए जाए और स्लिप करके गिर जाए। ठीक है ना, तो ये देख लेना है कि उसके आसपास कोई भी हजार्ड ना हो, खतरा ना हो। ठीक है, और अगर आपको लगता भी है कोई ऐसी चीज है तो आपने उसको कंट्रोल करनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को लेके, ठीक है, कोई साफ सफाई को लेके, या फिर इन्फेक्शन को लेके, है ना, इस तरह की जो आपने चीजें हैं वो आपने मेंटेन करनी है उसके आसपास पेशेंट के।
जो पेशेंट को खतरा दे सकती हैं, डेंजर दे सकती हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल बिहेवियर टुवर्ड्स एल्डरली एंड चाइल्ड केयर। वैसे तो ये आगे जाके हम यूनिट्स में स्टडी करने वाले हैं, पर फिर भी थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि एल्डरली क्या होता है। एल्डरली होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, सॉरी, जो ओल्ड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, उनके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है इस बात को, और चाइल्ड केयर के लिए, क्योंकि हर टाइम तो पेशेंट के रिलेटिव पेशेंट के पास नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट की केयर आपको ही करनी है, और जो जीडी होता है उसका तो, वार्ड बॉय का तो काम ही है कि उसको तो 24 आवर्स पेशेंट के पास ही रहना है, क्योंकि डॉक्टर्स तो आते हैं मेडिसिन लिख के चले जाते हैं, नर्सेस के पास बहुत काम है, वो बहुत बिजी है। तो आपका जो मेन काम है वो है पेशेंट को ऑब्जर्व करना, उसकी कंडीशन को, कि वो पहले से बेटर हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपने जो एल्डरली केयर है, जो चाइल्ड केयर है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए उनके साथ डील करने का, बात करने, क्योंकि एक तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है, और जो बच्चे होते हैं तो बच्चे हैं, वो समझदार नहीं है, तो उनके साथ डील करने का आपका एक तरीका जो होना चाहिए वो अच्छा बढ़िया तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट टेक्निक्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन नीड ऑफ पेशेंट। पर्सनल हाइजीन नीड क्या होती है कि पेशेंट साफ सुथरा रहे। अगर वो हॉस्पिटल में आया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हॉस्पिटल से कोई और इन्फेक्शन लेके ना जाए, ठीक है। और अगर उसको कोई सीवियर इन्फेक्शन है, या वो बीमार है, या उसको ज़्यादा देर तक एडमिट करना पड़ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसकी इन्फेक्शन या जो भी उसकी डिजीज़ है या जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हमने ठीक करके भेजना है। तो उसकी पर्सनल हाइजीन हमने मेंटेन करनी है। पेशेंट को डेली नहलाना है, और अगर नहीं नहला सकते तो गीले कपड़े से उसका स्पंज करना है, उसकी डेली कंघी करनी है, बाल बनाने हैं, और उसके डेली क्लोथ चेंज करने हैं। जैसे बड़े हॉस्पिटल में तो पेशेंट को यूनिफॉर्म मिलती है, एंड अगर नहीं भी मिल रही तो आप डेली उसके क्लोथ चेंज करो, उसका खाने का ध्यान रखो, उसका नेल्स वगैरह चेक करो, हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, ये सब चीजें आपने मेंटेन करनी है। लेकिन ये आगे हम एक ब्रीफ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर में। बस ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोर्स टाइटल हेल्थ केयर एंड जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। अगर सब्जेक्ट आप 11th और 12th क्लास में लेते हो तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपकी जॉब लग गई है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? असिस्ट नर्स इन ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग चेंज इन पेशेंट कंडीशन। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स है, चाहे आप 9th-10th में करो, चाहे आप 11th-12th में करो, आपका जो एक मेजर काम क्या है, आपने कोई भी काम किसी से पूछे बिना या किसी को बताए बिना नहीं करना है। कोई भी आप काम कर रहे हो ना, हमेशा किसी की सुपरविजन के, किसी की देख रेख में करो, किसी की नजरों के सामने करो, चाहे वो नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो काम आपको बताया गया हो, आपको यहाँ लिख के बताया गया हो या आपको वर्बली बोल के बताया गया हो, तो ही आप करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। The first point है assist nurse in observing and reporting change in patient condition. ऑब्जर्व, असिस्ट करना, असिस्ट मतलब नर्स के साथ साथ रहना आपको। जब वो ऑब्जर्व कर रही है, अब मतलब देख रही है, रिपोर्ट कर रही है, मतलब अगर कोई भी चेंज आता है पेशेंट की कंडीशन में, हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए, एडमिट होने के बाद मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगे, ठीक हो गया, हो सकता है पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाए, है ना। तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अगर आप उसको देखोगे, ठीक है, और रिपोर्ट करनी है वो चीजें, वो चेंजेस उसमें जो आ रहे हैं ना, चाहे वो ठीक हो रहा है तो भी आपने रिपोर्ट करना है, और अगर आप वो नहीं भी ठीक हो रहा तो भी आपने रिपोर्टिंग करनी है, और उसको आपने लिख लेना है, इतने बजे आपने ये चीज पेशेंट में देखी, ठीक है। तो वो सब चीजें आपने लिख के नर्स के साथ असिस्ट करना है। दूसरा, नर्स आपको बोल दे कि आप थोड़ा टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व करो, अभी मैंने इसको इंजेक्शन या मेडिसिन दी है, कभी हो सकता है उससे उसे घबराहट ना हो जाए, ज्यादा कोई वॉमिटिंग आने का मन ना हो, तो इस तरह से जो है आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, बट अंडर सुपरविजन, किसी के अधीन रह के, किसी के अंडर काम करके, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्ट नर्स इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द केयर प्लान। असिस्ट वर्ड यूज हो गया, असिस्ट का मतलब ये, इस बात को आप समझ लो, अगर आप पूरे 4 साल 4 लेवल क्रॉस करते हो, पढ़ते हो, तो ये बात आपके माइंड में घुस जानी चाहिए कि आपको सिर्फ असिस्ट ही करना है। आपको
नर्स या डॉक्टर के साथ रहना है हमेशा, अपने आप से कोई काम नहीं करना। आपने नर्स को असिस्ट करना है जब वो कोई प्रोसीजर कर रही है, प्रोसीजर कोई पेशेंट के ऊपर कोई काम कर रही है, उसके कपड़े चेंज कर रही है या उसको खाना खिला रही है या उसको इंजेक्शन दे रही है, मेडिसिन दे रही है, उसका हेयर वॉश कर रही है, उसको बॉडी वॉश कर रही है या उसको स्पंज बाथ में हिला रही है, कोई भी काम कर रही है पेशेंट पे, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, उसके लिए सेकेंड हैंड बनना है। ठीक है, जैसे भी उसने प्लान किया है केयर प्लान के अंदर। प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन, प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन आप खुद से भी कर सकते हो, ये ऐसा काम है। इसमें क्या होगा कि अगर हाउसकीपिंग नहीं हुई है, सपोज झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो वो आपने मेंटेन रखना है कि झाड़ू पोछा टाइम टू टाइम होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि केमिकल जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है ना कि अलग से हाउसकीपिंग मेंटेन होती है, जैसे हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अलग से होता था जो पेशेंट को इन्फेक्शन से रोका जाए, केमिकल के साथ पोछे लगते हैं। तो ये सब चीजें आपने मेंटेन करनी है, इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, फैले ना, उसको आपने रोकना है। ठीक है, इसको भी मैं आगे आपको फर्दर यूनिट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे रोक सकते हो खुद से। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट पेशेंट सैंपल्स। पेशेंट ने ब्लड सैंपल दिया, हो सकता है कि पेशेंट उठ के लैब में ना जा सकता हो। ठीक है, तो लैब के जो टेक्नीशियंस हैं उनको आपने कॉल करके बुलाना है कि पेशेंट का सैंपल ले जाओ। ठीक है, अगर सैंपल नर्स ने ले लिया है, ठीक है, ब्लड सैंपल ले लिया, तो आपको सैंपल हैंड ओवर किया कि जाके आप लैब में दे आओ। तो पेशेंट का जो सैंपल है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ड्रग्स, मेडिसिन को, पेशेंट डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को लेके एक जगह से दूसरी जगह, अगर मान लो पेशेंट का कोई डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़े। मैनेज चेंजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लॉन्ड्री लिनन ऑन द फ्लोर। जो भी पेशेंट की चद्दरें होती हैं या उनकी यूनिफॉर्म जो आपने डेली चेंज करनी, चद्दर डेली चेंज करनी है, तो उसको आपने किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, किस तरह से लेके जाना है, इस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो ये जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये हम सारी चीजें कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डीप जाके पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब हम इंटरेस्ट पे आते हैं। कोर्स इंक्लूड्स, कोर्स में क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है, क्या क्या चीजें सॉरी हैं। टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, दो तरह का आपका एग्जामिनेशन होगा, पेपर होगा। फर्स्ट है थ्योरी का, थ्योरी आपकी सारी रिलेटेड टू बुक आएगी, जो भी बुक में हम पढ़ेंगे सब उसके अंदर आएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर। आपका प्रैक्टिकल भी होगा 9th 10th 11th 12th चारों लेवल में आपका प्रैक्टिकल होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट होते हो, ठीक है, अगर आप एब्सेंट होते हो या आप फेल होते हो, तो आप फेल ही माने जाओगे सब्जेक्ट में। बेशक आपने थ्योरी में आप पास हो या आपने थ्योरी का पेपर दिया हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगा वो हमने नहीं लेना होता, उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल आएगा। ठीक है, जो भी प्रोसीजर प्रैक्टिकल जो भी होगा उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल आएगा, जैसे आपके साइंस के प्रैक्टिकल में आते हैं। ठीक है, या फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के एग्जामिनर बाहर से आते हैं प्रैक्टिकल लेने, वैसे ही आपका प्रैक्टिकल होगा। और एक्सटर्नल जो है वो एग्जामिनर जो है वो डिपार्टमेंट की साइड से आएगा, हमने नहीं लेना वो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप थ्योरी का पेपर देते हो और प्रैक्टिकल में एब्सेंट होते हो, तो आप एब्सेंट ही काउंट होगे। और अगर आप थ्योरी में पास हो और प्रैक्टिकल में फेल हो, तो भी आप फेल ही काउंट होगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपके लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही है और आपको इतना अच्छा लाइक आपकी प्लान कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उनका साथ देना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत आसान है अगर आप इनको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, हार्डली दिन में आपकी एक 45 मिनट या 1 आवर की क्लास होगी, उसमें अगर आप 10-15 मिनट भी अगर ध्यान से चीजों को सुन लोगे ना, तो ये चीजें बहुत आसान है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको और भी मजा आएगा इन चीजों को करने में। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इन फुल्ली इक्विप्ड लैब। स्कूल में लैब बनी हुई है, हमारे स्कूल में लैब है, आप लोगों ने देखी भी होगी, और नहीं भी देखी तो जब आप इसमें सब्जेक्ट में आओगे तो आप देख लोगे। ठीक है, लैब में सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास बेड है, जो भी इक्विपमेंट या जो भी चीजें हमें प्रोसीजर के लिए चाहिए लैब में, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर प्रोसीजर कर सकते हो, मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाऊंगी, आप भी परफॉर्म करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक प्रोजेक्ट मॉडल ऑन हेल्थ केयर।
अभी लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने लाइक डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो स्कूल है वो फर्स्ट आया है, ठीक है। हम लोग स्टेट लेवल पे भी गए थे प्रोजेक्ट बना के, मॉडल बना के। तो ये भी बड़ा अच्छा आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, मॉडल बनाते हो, इससे क्या होता है ना कि आपका इंटेलिजेंस पावर का पता चलता है कि आप माइंड को कितना यूज कर रहे हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाना, मॉडल बनाना, आपकी इंटेलिजेंस पावर का पता चलता है। एंड ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप बस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, फिर आप स्टेट लेवल पे जाते हो, है ना। और आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को मिलते हो, आपकी नॉलेज और भी बढ़ती है। तो आपको ये ज़रूरी है, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपको करनी ही पड़ेंगी। प्रोजेक्ट और मॉडल आपको बनाना ही पड़ेगा जब आप इस सब्जेक्ट में हो। इसलिए नहीं बनाना, इसलिए बनाना है क्योंकि आप अपना मेंटल लेवल जो है इस सब्जेक्ट में आप कितने परसेंट आप अपना दिमाग लगा रहे हो, वो आपकी परफॉर्मेंस से ही हमें पता चलेगा अगर आप कोई प्रोजेक्ट या मॉडल बनाते हो। नेक्स्ट, इन एवरी लेवल पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू प्रोसीजर। जो भी आपने प्रोसीजर किया उसके ऊपर आपने एक फाइल बनानी है। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो ना, साइंस की बनाते हो, बायोलॉजी की बनाते हो, या केमिस्ट्री फिजिक्स 11th में बनाते हो, तो उस तरह से आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल जिसको आप पोर्टफोलियो कह देते हो, वो आपने बनानी है। प्रोसीजर जो आप कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर आपने पेशेंट के ऊपर किया है तो उसके ऊपर आपने पोर्टफोलियो फाइल बनानी है। वो आपको मैं बता दूंगी किस तरह से बनानी है या उसका क्या क्राइटेरिया होता है वो, लेकिन जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद हम ये चीजें स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट है व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन कोर्सेज। मतलब ये जो हम स्किल कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें हम क्या क्या चीजें आपको देंगे, जो स्कूल की तरफ से जो सब्जेक्ट जब आप ये ले लोगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी। पहले आपको मिलेंगी फ्री बुक्स एंड पोर्टफोलियो फाइल्स। जो इस सब्जेक्ट की बुक है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्कूल की साइट से मिलेंगी। और पोर्टफोलियो फाइल्स जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो भी आपको स्कूल की साइट से मिलेंगी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड आईडी कार्ड। ठीक है, हमने आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड आईडी कार्ड दिए हुए हैं। मतलब जब भी आप लोग हॉस्पिटल में काम करो, सीखने के लिए जाओ या देखने के लिए जाओ, आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आप एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ, तभी मैं हॉस्पिटल में कुछ सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज लैब कोट एंड एप्रन। व्हाइट कलर का कोट या एप्रन आपको हम प्रैक्टिकल के टाइम पे देंगे। समटाइम्स ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। जब आप सब्जेक्ट में आते हो ना, तो ये जब चीजें आप कोट पहनते हो, आईडी कार्ड पहनते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तब आपके मन में एक चीज, आपके मन में वो होता है कि मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ूंगा और लाइफ में कुछ अचीव करूंगा। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा लेक्चर्स फ्रॉम एक्सपर्ट लेक्चरर फ्रॉम हॉस्पिटल। आपको हम तो क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने से भी जो एक्सपर्ट टीचर होगा, जो बेस्ट हमसे भी ज्यादा अच्छा आपको पढ़ा सके, महीने में आपके 1 या 2 लेक्चर आपकी एक्सपर्ट टीचर बाहर से आएगा, जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो नर्स हो, ठीक है, वो फील्ड से आएगा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, पर वो सिलेबस के बेस से आपको पढ़ाएगा, जो आपके सिलेबस में है उसी के बेस आपको वो पढ़ाएगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्री विजिट एंड फील्ड विजिट। उसके बाद जो आप लोगों ने स्टडी किया, ठीक है, अब तो हम सबको स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, आपने कोई चीज आंखों के सामने तो नहीं देखी। हो सकता है आप कभी हॉस्पिटल ना गए हो, ठीक है, हो सकता है आपको पता ही ना हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, क्या क्या स्टाफ होता है, कैसे वो काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक ओरिएंटेशन विजिट प्लान करेंगे। साल में हम 2 विजिट कराते हैं, ठीक है, जिसको हम फील्ड विजिट या इंडस्ट्री विजिट बोलते हैं। ठीक है, वो 9 से लेके 12 तक सारे बच्चों के 2 विजिट होते हैं साल में। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि हमने क्या चीज आपको हॉस्पिटल में दिखानी है, फिर हम चूज करते हैं हम कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को। इसके बाद है ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड हैंड स्किल ट्रेनिंग। 9 से 10th वाले बच्चों को हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हैंड स्किल ट्रेनिंग वो है 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है साल में एक बार। अगर आप 9th में, आपकी 3 से 5 दिन साल में एक बार होगी, और 10th में 3 से 5 दिन साल में एक बार होगी। ठीक है, वो इंडस्ट्री विजिट और जो आपका ओरिएंटेशन विजिट है इससे अलग है। ये तो आप जाओगे ही जाओगे, यहाँ तो सिर्फ आप हॉस्पिटल देखने जा रहे हो, लेकिन जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग जा रहे हो तो वहां आप सीखने जा रहे हो। ठीक है, स्टाफ जो आपको सिखाएगा हॉस्पिटल का, और आपको उनको करके भी दिखाना है। ठीक है, 3 दिन या 5 दिन आप 2-2 या 3-3 घंटे या 4-4 घंटे वहां काम भी सीखोगे, काम करोगे भी, और चीजों को ऐड करोगे अपनी नॉलेज में, क्या आप देख रहे हो, क्या आप सीख रहे हो। उसके बाद है सर्टिफाइड इंटर्नशिप।
हम लोग अगर 11th-12th में हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं, 80 से लेके 100 घंटे की इंटर्नशिप होती है, जो कि हमारी होती है मिनिमम 15 दिन की और मैक्स टू मैक्स 20 या 25 दिन की हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में रहेंगे, काम करेंगे अंडर सुपरविजन स्टाफ की या डॉक्टर की, सीखेंगे और काम करेंगे 10 से 15 दिन तक। 10 से 15 दिन तक आप काम करेंगे। उसके बाद जब आप ये 80 से 100 घंटे की ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो, इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस हॉस्पिटल से इतने दिन आपने इंडिपेंडेंटली काम किया है अंडर सुपरविजन। ठीक है, वो आपकी इंटर्नशिप है, वो आपकी ट्रेनिंग है, उसको आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से, हॉस्पिटल की साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट्स इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। आप लोगों का प्लेसमेंट्स करवाएंगे हम लोग। प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, जॉब दिलवाना। अभी लास्ट ईयर हमारे स्कूल के 6-7 बच्चों ने जॉब लिया है गुड़गांव दिल्ली में, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो, कोलम्बो एशिया, जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, 10-15 और कुछ की तो 20,000 तक की सैलरी भी हो गई है, तो ये अच्छी अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए। तो हमने जो बच्चे हैं अपने बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़ी अच्छे लाइक लेवल पे उनको जॉब दिलवाया, और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है कि उन्होंने वो इंटरव्यू पास किया है, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए गए हैं। तो आपने पूरे 4 लेवल में अपने आप को इतना अच्छा बना देना है कि आप वो जॉब ले सको। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप इन जॉब को करते हुए साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से या स्किल इंडिया की तरफ से और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा आप क्या स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जॉब के साथ साथ आप क्या और एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो, कौन सी स्टडी आप कर सकते हो जब आप जॉब कर रहे हो। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा स्टडी कोर्स है अगर आप ये कोर्स 9th या 11th में आप लेते हो तो। नेक्स्ट है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट तो हॉस्पिटल ने दे दिया, लेकिन कोर्स कंप्लीशन का आपने 11th-12th में कोर्स कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स से किया, उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। 9th-10th में किया आपको अलग से मिलेगा, प्लस आपको ट्रेनिंग का अलग से मिलेगा, और प्लस स्कूल से तो आपको मिलना ही है, मार्कशीट जो आपको मिलती है 12th के बाद वो तो आपको मिलेगी। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक रोल प्ले, प्रेजेंटेशन एंड चार्ट मेकिंग। देखो जब आप सब्जेक्ट में आओगे ना तो आप बड़ी सारी चीजें और सीखोगे, आपके लिए ये बड़ा फन और एंटरटेनिंग होने वाला है। ठीक है, जैसे रोल प्ले कर लिया। रोल प्ले क्या होता है कि अ, एक पेशेंट बन गया, एक डॉक्टर बन गया, इस तरह से आपने एक प्ले कर दिया, नाटक या इस तरह से आपने प्ले करने हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर क्लासरूम में। ठीक है, प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा, मैं आपको टॉपिक दूंगी, आप उसको तैयार करके फिर बच्चों के सामने, ठीक है, उनको पढ़ाओगे। इस तरह के आपको ये सब चीजें इसलिए की जा रही हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए, आपका लेवल इतना ऊपर तक लेके आया जाए ताकि आपको जो आपका जो लेवल है, आप खुद स्ट्रांग बनो लाइफ में कुछ करने के लिए। ठीक है, आपको खुद को ये ना लगे कि हमारा लेवल इतना अच्छा नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो आपके मन में ये बात है ना, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं कि पता नहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों का लेवल क्या है, तो उनके लेवल तक या उनके लेवल से भी ऊपर तक आपको लेके जाना है। ये स्किल इंडिया का एम है। ठीक है, चार्ट मेकिंग है। चार्ट मेकिंग तो चलो आप बाकी सब्जेक्ट में भी करते हो, प्रोजेक्ट मेकिंग, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना। ठीक है, आप गूगल से सर्च करके या अपने माइंड से आप सोच के कि मैं इससे ज्यादा अच्छा चार्ट, और मेरा मानना ये कि अगर आप ये सब चीजें करते हो, ठीक है, तो मैं एवरी ईयर क्या करती हूँ, जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है मैं उसको रिवार्ड करती हूँ, उसको गिफ्ट देती हूँ ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन लो। ठीक है, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सो डर जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। देखो, एज अ टीचर हम लोग सिर्फ टीचर नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त भी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ है स्कूल लेवल पे। तो कोई चीज आपको नहीं समझ आती है तो वो 1000 बार पूछो, उससे कोई ये नहीं कि टीचर लाइक फील करेगा कि क्यों बार बार, है ना, ये सब चीजें नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप इस सब्जेक्ट में आ जाते हो ना तो आपको सिंसियर रहना है, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन बनाना है।
लाइक आप बाकी सारे बच्चों से अलग दिखने चाहिए, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट बन जाते हो, फिर सिर्फ आप स्टूडेंट नहीं रह जाते हो, फिर आप मेडिकल स्टूडेंट, स्किल स्टूडेंट हो जाते हो। तो मुझे ये लगता है कि आपको स्कूल में भी अलग ही दिखने चाहिए। आपके अंदर जो डिसिप्लिन है, आपकी जो क्वालिटीज है, आपके जो गुण है ना, वो बाकी बच्चों से अलग दिखने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्स है वो सिर्फ आपको एक जॉब नहीं दे रहा, वो आपका स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर रहा है। अब जो हमारे बच्चे दिल्ली या गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, आप खुद सोचो उनका लेवल यहाँ से, जब हम गांव से उठ के इतने बड़े लेवल में जाएंगे तो हमारा लेवल क्या हो जाएगा। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स, इवन वीआईपी पेशेंट्स के साथ काम करेंगे तो हमारा लेवल ही खुद ब खुद इतना बड़ा हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे काम करने की शक्ति, फिर हम पता नहीं कहाँ तक सोचेंगे। और वहां तक जाने के लिए सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके, कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूट में जाके फीस दे के इस कोर्सेज को करते हैं, और आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो हमने ये विजिट कराने हैं, आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में लेके जाना, तो हमने कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करना है, कोई चीज़ आपने लेनी नहीं आपसे, उल्टा हम आपको दे रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो। बहुत सारे बच्चे हैं कि 9th छोटी क्लास होती है, बच्चे नहीं सोच पाते हैं, और हो सकता है कि हमें अपने माँ बाप की भी इतनी गाइडेंस ना मिलती हो। तो मैं एज अ टीचर, ठीक है, और मैं आपके दोस्त की जगह पे रह के, आपके माँ बाप की जगह पे रह के आपको ये चीज़ गाइड करती हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा, या जो बच्चा ये समझता है कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, मेरे में इतना दिमाग है, कैपेबल है, 9th में 11th में वो इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले और वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। उसकी जॉब लगती है, उसके बाद भी उसकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, इस चीज़ की उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या है कि इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। अब तक तो हम अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन 12th के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप अब खुद के पैरों पे स्टैंड हो और कमा के अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, ठीक है, और खुद भी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस सब्जेक्ट में एडमिशन लें। इस सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आई है, या फिर मुझे और जानना है इसके बारे में, कुछ भी आपको माइंड में आता है सब्जेक्ट को लेके, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं मैसेज कॉल अपना नंबर छोड़ दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपके माइंड में डाउट आता है सब्जेक्ट को लेके। क्लियर है? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हो तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। अगर आप 9th में ले लेते हो तो आप इसको 10th में नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप 11th में ले सकते हो तो आप इसको 12th में नहीं छोड़ सकते। बट प्लीज बी सीरियस, इसको मजाक मत लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि फन है, ठीक है, पढ़ लिया नहीं, पढ़ लिया नहीं, ऐसा नहीं है। आपको और कहीं इतना आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को जाने ना दीजिए और इसमें अपनी लाइफ को सेट करें, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, कि सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें, अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।